जी अस्सलाम वालेकुम। कैब 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर आज हमारा 8। हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने जो कंसेप्ट अंडरस्टैंड किए हैं याद रखिए, एक तो वो इस चैप्टर के हवाले से तो रेलिवेंट है ही है, ये बेस है हमारी चैप्टर 11 की। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए तो इंशाल्लाह चैप्टर 11 में आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। खास तौर पे वो कन्वर्टेबल बॉन्ड की कैलकुलेशन, उसके ऊपर आपने कंफर्टेबल होना है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन सेट कर सकता है, दूसरा वो किसी ना किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में आपसे पूछ सकता है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में किसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इजी हैं और आप अभी अपने करंट नॉलेज की बेस पे इसको अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में वो क्या करेगा, आपको किसी भी बिजनेस के बारे में कोई एक सिचुएशन दे देगा और आपसे कहेगा बताइए इस सिचुएशन में कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सेलेक्ट कीजिए। तो आप अपने सारे चैप्टर के नॉलेज की बेस पे सिचुएशन का एनालिसिस करना है और फिर उसकी बेस पे बताना है कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, इस स्टाइल के ऊपर हमने छोटी छोटी कुछ केस स्टडीज जो हैं, छोटी केस स्टडीज हैं लेकिन आपके उस कंसेप्ट को वो टेस्ट कर लेती हैं जो आई कैप एग्जाम में पूछ सकता है कि किस सिचुएशन में कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सूटेबल है। वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है, इस वक्त आपके सामने है ना। हाँ, आपको 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। पहले आपने इसको खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे क्लास में और इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो हैं इनसे भी सेम रिक्वायरमेंट है, आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर दी गई होगी, डाउनलोड कीजिए उसको और केस स्टडीज पढ़िए, छोटी छोटी केस स्टडीज हैं, और फैसला कीजिए कि किस सिचुएशन में कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सूटेबल है। पास कीजिए। चलिए, रीडिंग आपने कर ली होगी, आइए इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें डिसीजन से ज़्यादा अहम चीज़ होगी आपकी एक्सप्लेनेशन कि क्यों आपने किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट किया है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कुछ सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है कि एक की बजाय एक से ज़्यादा सोर्सेज हमारी नीड्स को मीट कर रहे हों। उस सूरत में अगर आप दो में से दोनों या कोई सी भी एक ऑप्शन बता देते हैं तो वो आंसर आपका ठीक होगा। तो मे बी कोई 2-3 सिचुएशंस ऐसी हों इस असाइनमेंट में जिनमें जो रिकमेंड की गई स्ट्रेटजी उसके अलावा भी कोई फाइनेंसिंग ऑप्शन आपको लगे सूटेबल है और वो नीड को पूरा करती हो तो वो आंसर भी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जस्टिफाई करवाना होगा कि वो जो अदर ऑप्शंस हैं वो करंट इंफॉर्मेशन की नीड्स को पूरा करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं जियान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड प्लान्स टू बिल्ड ए न्यू प्लांट। सबसे पहले तो आप नोट कीजिए, प्लांट को अंडरलाइन कीजिए। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये प्रोबेबली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए इसको जरूरत है पैसों की। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस की नीड होगी या इसकी लॉन्ग टर्म की नीड होगी? लॉन्ग टर्म की नीड होगी। कह रहा है प्रोजेक्ट इज कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है? पैसे ज्यादा चाहिए, इसमें फाइनेंसिंग ज्यादा चाहिए। एंड विल यील्ड रिटर्न ओवर 15 ईयर्स। यील्ड का मतलब क्या है कि आपको इतना ये रिटर्न प्रोड्यूस करेगा। 15% रिटर्न, सॉरी ये कह रहा है 15 साल तक रिटर्न आपको ये प्रोवाइड करेगा। द कंपनी हैज स्टेबल कैश फ्लोज बट वांट्स टू अवॉइड डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप। एक हमें पता चल गया कि लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसे चाहिए। दूसरा क्या नीड इसकी क्या है? कंपनी स्टेबल वांट्स टू अवॉइड डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप। वो ओनरशिप को डिल्यूट करना नहीं चाहते, यानी मजीद शेयर होल्डर्स को ऐड नहीं करना चाहते वोटिंग राइट्स के साथ। तो क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए इनको? बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से लोन ले सकते हैं, बिल्कुल बैंक से लोन ले सकते हैं, उनकी नीड को पूरा करेगा। उसमें लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी अवेलेबल है, ओनरशिप को डाइल्यूट भी नहीं करने की जरूरत। डिबेंचर्स या बॉन्ड इशू कर सकते हैं, यस, उसमें भी लॉन्ग टर्म भी ऑप्शन भी अवेलेबल है, ओनरशिप को डाइल्यूट भी नहीं करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं क्या? प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर भी तो एक ऑप्शन थी। प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकते हैं क्या? नहीं, ओनरशिप उसमें आ जाती है क्या? ये पॉइंट ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में ओनरशिप नहीं आती, प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगी इसमें। राइट इशू कर सकते हैं,
क्योंकि उसमें ओनरशिप उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, तो ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी, प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगी। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्या उसने क्वेश्चन में मेंशन किया कि मुझे डेट फाइनेंस चाहिए? नहीं, या मुझे इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए? नहीं, तो फिर डेट और इक्विटी दोनों रिकमेंड कर सकते हैं। अगर उसने क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन किया होता कि मुझे डेट फाइनेंसिंग चाहिए या इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए, तो फिर हम सिर्फ उस रेलिवेंट कैटेगरी में ही रिकमेंडेशन देते। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन इसमें? प्रेफरेंस शेयर में भी करेंगे, क्वेश्चन का ये है, तो क्या रिडीमेबल में करेंगे? यस, अमूमी तौर पे प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं, लेकिन इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो आप रिडीमेबल करेंगे, क्योंकि 15 साल में आपने उसको रिडीम भी करना है, रीपे करना। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सनफ्रेश बेवरेजेस नीड्स फंड्स फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स को अंडरलाइन कीजिए। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए हमें। क्या हमने जो सोशियो फाइनेंस में डॉक्यूमेंट पढ़ा, कुछ लॉन्ग टर्म थे, कुछ शॉर्ट टर्म थे, कि सारे लॉन्ग टर्म में सारे शॉर्ट टर्म थे? कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म थे। तो अब आपने शॉर्ट टर्म ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। टू बाय एक्स्ट्रा इन्वेंट्री एंड कवर रिसीवेबल ड्यूरिंग द समर पीक। पीक सीजन होगा उसके लिए। व्हाट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, उसने खुद भी कह दिया रिक्वायरमेंट में। व्हाट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग शुड इट यूज? क्या फाइनेंसिंग यूज कर सकते हैं? अच्छा, एक तो ओवरड्राफ्ट आ गया, ठीक है। नहीं, बैंक लोन तो लॉन्ग टर्म होगा ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ जी, वही ओवरड्राफ्ट आ गया। इसके अलावा क्या और कोई फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी है? ट्रेड क्रेडिट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ट्रेड क्रेडिट भी शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है और उसकी इस नीड को पूरा करेगा। एक्स्ट्रा इन्वेंट्री चाहिए ना उसको, तो वो उधार ले लेगा, तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि फाइनेंसिंग है। शाबाश, ट्रेड क्रेडिट भी क्रेडिट ऑप्शन है, और ओवरड्राफ्ट भी। इसके अलावा कोई है? और टी बिल्स, क्या वो से नहीं? हाँ, वो गवर्नमेंट करती है। शाबाश शाबाश। कमर्शियल पेपर्स, बैंक नहीं कर, बैंक तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट करता है। कमर्शियल पेपर्स भी इशू किए जा सकते हैं क्या? बताइए, यस या नो करें। क्या वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। क्या एक कंपनी उन्हें इशू कर सकती है कि नहीं कर सकती? नहीं कंफर्म, भूल गए। कमर्शियल पढ़ के देखें, मेरा ख्याल है कर सकती है कंपनी। कंपनी करती है। अब चेक कीजिए आप कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर्स भी उसमें एक सूटेबल स्ट्रेटजी है। बैंक लोन अल्टरनेटिव, हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास सूटेबल ऑप्शंस क्या हुई? नंबर 1 आपने ट्रेड क्रेडिट बताया, नंबर 2 आपने ओवरड्राफ्ट बताया, और नंबर 3 आपने कमर्शियल पेपर बताया, ठीक है। अच्छा, इन पे अगर 1 बाय 1 कमेंट करें ना, तो कमर्शियल पेपर थोड़ा सा लेंथी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसमें अमूमी तौर पे जनरल पब्लिक को इशू करने होते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जो शॉर्ट टर्म, जो ओवरड्राफ्ट है, और जो ट्रेड क्रेडिट है, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इन दोनों में से भी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो बताइए कौन सी और क्यों? ट्रेड क्रेडिट। और क्यों करेंगे? नहीं, इन्वेंट्री, रीजन ये नहीं इन्वेंट्री से रिलेटेड है, रीजन ये सब, हाँ, सप्लायर से होता है, बिल्कुल सप्लायर से रिलेट करता है, लेकिन असल रीजन क्या है भला? इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, वो हमारे लिए लेस एक्सपेंसिव है। उसमें ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पहली कोशिश हमारी क्या होगी? ट्रेड क्रेडिट। अगर वहां से ना अरेंज हो सके, फिर ओवरड्राफ्ट। वहां से भी ना हो सके, फिर हम कमर्शियल पेपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब कभी एक नीड के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो, तो फिर आपने उसमें से जो आपको मोस्ट सूटेबल लगेगी, मोस्ट सूटेबल कौन सी होगी? जो आसानी से और लीस्ट कॉस्ट में अरेंज हो सके, उसको सेलेक्ट करना। हर बिजनेसमैन यही करेगा ना, आसानी को देखेगा, सस्ते को देखेगा। क्लियर जी? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई चीज डिस्कस करना चाहते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डिजिटल ब्रिक से स्टार्टअप, अहम चीज क्या है? स्टार्टअप है, ठीक। वो जो अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने पढ़ा था स्टार्टअप में, वैसे ही पूछ रहा हूं, अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, वैसे पूछ रहा हूं। स्टार्टअप के लिए कौन से वाला ऑप्शन सूटेबल था? बिजनेस एंजल्स। क्यों, वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं था? वो भी हो सकता है, लेकिन वो अमूमी तौर पे, हाँ, मैच्योर कंपनीज में, यानी जो बड़े लेवल का बिजनेस है कंपैरेटिवली, उसमें इंटरेस्टेड होते हैं।
स्टार्टअप नीड्स इक्विपमेंट बट वांट्स टू अवॉइड फिक्स्ड रीपेमेंट्स ड्यू टू इरेगुलर इनकम। कह रहा है मैं फिक्स्ड रीपेमेंट्स जो है उसको अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मेरी इनकम जो है ना ये हवाई है, इसका कुछ पता नहीं है, किसी महीने आ गई तो आ गई, किसी महीने नहीं आई तो नहीं आई। तो अगर तो कोई इस तरह की अरेंजमेंट की जिसमें फिक्स पेमेंट करनी पड़ी तो कहता है वो मैं मेट नहीं कर सकूंगा, डिफॉल्ट कर लूंगा, डिफॉल्ट हो जाएगा इसका उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ रेंट गया, रेंट तो रेंट मींस लीजिंग, लीजिंग ऑप्शन आउट हो गई। एग्री करते हैं कि नहीं? लीजिंग ऑप्शन कैसे आउट हुई? वो फिक्स पेमेंट होती है, उसमें शेड्यूल फिक्स होता है। फिर कौन सी ऑप्शन होगी? बैंक लोन, लोन भी गया, लोन तो मेरा ख्याल है सारी ऑप्शन आउट होगी ना, लोन में तो आपको पीरियोडिक रीपेमेंट करनी पड़ेगी। इक्विटी ऑप्शन, शेयर्स इशू कर लेंगे। और इसमें हाँ स्टार्टअप है तो आप आईपीओ भी इशू कर सकते हैं, और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है तो बिजनेस एंजल से राब्ता कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, स्टार्टअप है ना तो या तो जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हैं, वहां से पैसे रेज कर सकते हैं, उसके लिए आईपीओ बेहतर ऑप्शन है। या आप अगर प्राइवेट प्लेसमेंट जनरल पब्लिक को इशू नहीं करना चाहते शेयर्स, तो फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? बिजनेस एंजल्स, वो प्राइवेट प्लेसमेंट की कैटेगरी है, यानी प्राइवेटली आप मीट करके उनसे मीटिंग करके अरेंजमेंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, इन दोनों में से कौन सी बेहतर होगी, आईपीओ और बिजनेस एंजल में से? हाँ सिर्फ इक्विपमेंट के लिए है, हाँ पूरे इंटायर बिजनेस की ग्रोथ के लिए कंटिन्यूइंग बेसिस पे नहीं है। और रीपेमेंट करना टू अवॉइड फिक्स्ड रीपेमेंट, हाँ उसने ये कहा है कि मैं फिक्स्ड रीपेमेंट को अवॉइड करना चाहता हूं, ये नहीं कहा कि मैं रीपेमेंट को अवॉइड करना चाहता हूं। नोट करें, अगर उसने लिखा होता ना कि मैं रीपेमेंट को अवॉइड करना चाहता हूं तो फिर हम उसके आईपीओ की ऑप्शन नहीं देते, बिजनेस एंजल की तरफ नहीं जाते क्या, ठीक है। तो यहाँ पे उसने चूंकि सिर्फ ये कहा हुआ है कि मैं फिक्स पेमेंट को अवॉइड करना चाहता हूं, तो हमने कहा ठीक है, इक्विटी में तो पेमेंट करनी नहीं पड़ती, उसमें तो पेमेंट नहीं, वो भी क्राइटेरिया मीट कर रही है। और दूसरा बिजनेस एंजल, ठीक है, उसमें हम 1 to 1 डिसाइड कर सकते हैं कि पेमेंट सारी की सारी होगी, कब होगी, या उसमें भी समटाइम ऐसा होता है कि नहीं होगी। कंटिन्यूइंग बेसिस पे बिजनेस एंजल्स इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, लीजिंग के ऑप्शन क्रॉस करते हैं, लीजिंग के ऑप्शन नहीं। ठीक है, लीजिंग के ऑप्शन क्यों नहीं है भला, बताइए? हाँ उसमें फिक्स पेमेंट करनी पड़ती है। क्लियर? इसमें कोई और आपका आर्गुमेंट? नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। अल्फावेयर वांट्स क्विक कैपिटल। क्विक लफ्ज इसमें अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ये स्टडी किया हुआ है, कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आसानी से अरेंज हो जाते हैं, कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है वो टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे आईपीओस, जैसे राइट इशू, इक्विटी इशू, जैसे डिबेंचर या बॉन्ड इशू करना, मतलब जनरल पब्लिक ऑफ जो भी फाइनेंस इशू करेंगे उसमें टाइम लगेगा। तो लफ्ज क्विक से मुझे लग रहा है कि उसने उन ऑप्शंस को रूल आउट कर दिया। Quick capital to increase stock for a festival but can't afford IPO level cost or timeline. Which equity financing method suits best? अच्छा अब देखिए, इक्विटी फाइनेंसिंग उसने हमें स्पेसिफाई कर दिया, कह रहा है इक्विटी फाइनेंसिंग में से बताओ मुझे, क्या प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर भी टाइम टेकिंग होगा, तो फिर क्या कर सकते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक, क्या राइट इशू इसमें सूटेबल होगा? राइट इशू भी टाइम टेकिंग, हाँ बिल्कुल, प्राइवेट प्लेसमेंट टाइम टेकिंग नहीं होगी। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से क्या कर सकते हैं? शेयर्स इशू कर सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर भी इशू कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। फाइनेंस में प्रेफरेंस शेयर्स को भी इक्विटी का हिस्सा माना जाता है, मतलब आपने जो इक्विटी का लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा उसके अंदर ही उसने डिस्कस किया। क्लियर जी? वो सम टाइम ना काउंटिंग के कुछ प्रीवियस सेशन में एक स्टूडेंट था, उसने आर्गुमेंट किया था कि शायद काउंटिंग के किसी टॉपिक में ये सिखाते हैं कि प्रेफरेंस शेयर डेट का पार्ट, ऐसा है कोई इस तरह का कंसेप्ट है अकाउंटिंग में कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो डेट समझा जाता है। अच्छा,
इक्विटी, अच्छा अच्छा, प्रेफरेंस शेयर में अगर रिडीमेबल है तो इक्विटी है, सॉरी रिडीमेबल है तो डेट, इरिडीमेबल है तो इक्विटी है। हाँ, लेकिन फाइनेंस में इस तरह की क्लासिफिकेशन नहीं है। फाइनेंस में रिडीमेबल हो या इरिडीमेबल हो, दोनों को वो सेम कैटेगरी में, इवन जो कंपनी लॉ है ना उसमें भी दोनों को सेम कैटेगरी में क्लासिफाई करता है, रिडीमेबल और रिडीमेबल को अलग अलग नहीं करता। तो ये सूल याद रखिएगा, ठीक है। आपका अकाउंटिंग का कंसेप्ट अगर फाइनेंस के कंसेप्ट के साथ फर्ज कीजिए कहीं पे कंफ्लिक्ट आता है तो कौन से वाले कंसेप्ट को पिक करेंगे? ये डिपेंड करता है किस क्लास में बैठे हैं। काउंटिंग की क्लास में बैठे हैं, काउंटिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो काउंटिंग का कंसेप्ट प्रिवेल करेगा। फाइनेंस में बैठे हैं तो फाइनेंस का कंसेप्ट। तो हमारे लिए रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों प्रेफरेंस शेयर एक ही तरह के हैं, दोनों में फर्क नहीं है। अकाउंटिंग में शायद फर्क हो। चलिए, तो यहां पे हमने क्या फैसला किया, क्या कर सकते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से आप शेयर इश्यू कर दीजिए, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू कर सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स भी इश्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी आईपीओ नहीं किया हुआ। आईपीओ नहीं किया हुआ तो फिर इसका मतलब है आप इनिशियली जिसको मर्जी शेयर इश्यू कर दें। अगर एक दफा भी आईपीओ किया होता ना तो दूसरी दफा आप नए इन्वेस्टर के पास नहीं जा सकते थे जब तक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को ऑफर ना कर दे शेयर। क्लियर? तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपका? प्राइवेट प्लेसमेंट। शाबाश। नेक्स्ट, इकोप्योर सॉल्यूशन है मुस्लिम ओन्ड स्टार्टअप। मुस्लिम का वर्ड आ गया, इसको अंडरलाइन करने, इससे हमें किस तरफ लेके जा रहा है? वो इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग की तरफ। शाबाश। वांट्स टू रेज फाइनेंस इन ए शरिया कंप्लायंट वे, ठीक है। आगे उसने बता भी दिया शरिया कंप्लायंट। विच इस्लामिक फाइनेंस मेथड इज सूटेबल एंड हाउ डज इट वर्क। अब उसको फाइनेंस चाहिए, रेज फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस रेज करना है, क्या करे? अच्छा, अगर वो हमें ये बताता ना कि भैया मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे कोई चीज चाहिए और मैं उसको बाय करना चाहता हूं या एंड में मैंने वापस कर देना जिस बंदे से चीज आएगी, तो फिर हम जाते मुराबा फाइनेंसिंग की तरफ या इजारा की तरफ। यहां पे वो चीज नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? मेरे को फाइनेंस चाहिए। तो यहाँ पे मुराबा या इजारा की बजाय मुशारका या मुदारबा बेहतर है, ठीक है जी। और अब बताइए क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन से मुशारका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि मुदारबा? क्वेश्चन में इसका भी जिक्र है, मुशारका में भी फाइनेंस रेज हो जाएगा, मुदारबा में भी फाइनेंस रेज हो जाएगा। बताइए मुदारबा क्यों? एक पार्टी से ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि असल में वो ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ फाइनेंस चाहिए। जब सिर्फ फाइनेंस उसका प्रॉब्लम है ना, वो कोई ऐसा तो नहीं है कह रहा हो कि भैया मैं काम में बिजी होता हूं तो मुझे साथ में कोई एक्सपर्ट की हेल्प भी चाहिए। सिर्फ फाइनेंस चाहिए तो आपको सिर्फ फाइनेंस वाली ऑप्शन रिकमेंड करनी चाहिए, जो कि कौन सी है? मुदारबा, ठीक है। रब्बुल माल होगा, उसके जरिए से आप एग्रीमेंट कर लेंगे उनके साथ। बिला वजह क्यों किसी को बिजनेस में भी एंट्री दें, ठीक है। अगर सिर्फ पैसे चाहिए तो सिर्फ पैसे वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। मुशारका में तो दूसरा बिजनेस हमारे बिजनेस में आके बैठ जाएगा और फिर डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। वैसे मेरे ख्याल में अगर इसमें मुशारका भी आप लिख देते हैं गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने क्लियरली ये रूल आउट नहीं किया कि मैं पार्टिसिपेशन को डिस्करेज करना चाहता हूँ। अगर कहता ना मैं अपनी डिसीजन मेकिंग शेयर नहीं करूंगा किसी के साथ, फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन वैलिड होती, बचती क्या? मुदारबा। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो साइलेंट है तो इसका मतलब है उसके लिए दोनों ऑप्शन शायद एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सी होती है बिजनेस? आप खुद सोचें, अगर आपने फाइनेंसिंग करनी हो तो कौन सी वाली ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगी? मुदारबा, क्योंकि उसमें कंट्रोल सारा आप ही के पास रहेगा। मुशारका में आपको कंट्रोल शेयर करना पड़ेगा, दूसरा पर्सन कैपिटल लेके आता है, साथ में बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करता है। याद है ना मुशारका मुदारबा में फर्क? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई आर्गुमेंट आपका? कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। सिल्वर स्ट्रीम लिमिटेड ए मैच्योर अनलिस्टेड बिजनेस। कोई कंसेप्ट याद आ रहा है जिसमें मैच्योर का लफ्ज हो, अनलिस्टेड का लफ्ज हो? कौन सा कंसेप्ट था? क्या ये बिजनेस एंजल था? नहीं नहीं नहीं, वो तो स्टार्टअप था। फिर कौन सा? क्या वेंचर कैपिटलिस्ट था? वो भी यंग प्राइवेट कंपनीज थी। तो ये किस फाइनेंसिंग में यूज हुआ था? प्राइवेट इक्विटी फंड्स में। प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्या करते हैं जरा क्विकली बताइए मुझे? वीक बिजनेस टारगेट करते हैं, 6 यूनिट्स टारगेट करते हैं, उनके लो प्राइस पे। वो वारेन बफेट की स्ट्रेटजी याद है ना?
हाँ, वो हॉर्स स्ट्रेटजी वाली, जो वीक या सिक यूनिट होगा उसके शेयर को लो प्राइस पे बाय करेंगे, कंट्रोल हासिल करेंगे, इनएफिशिएंसी रिमूव करेंगे, वापस बिजनेस ट्रैक पे आ जाएगा, जब तंदुरुस्त हो जाएगा, हेल्दी यूनिट हो जाएगा तो क्या करेंगे, हाई प्राइस पे बेच देंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है, और इनके पास होता भी है, एक्सपर्ट्स की टीम जो बिजनेस करना जानते हो। ये सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइडर नहीं होते, ये बिजनेस के गुरु भी होते हैं, जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं। तो मैच्योर अनलिस्टेड बिजनेस इज ओपन टू गिवन, लेकिन ये सिर्फ हम कंसेप्ट की डिस्कशन कर रहे थे, अभी हमने ऑप्शन सजेस्ट नहीं की। अब मुझे नहीं पता आगे चल के हो सकता है क्वेश्चन में वो कोई और इंफॉर्मेशन शेयर कर दे। अनलिस्टेड बिजनेस इज ओपन टू गिविंग सम कंट्रोल, ओपन टू गिविंग सम कंट्रोल टू एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल प्रोफेशनल। देखो उसी तरफ लेके जा रहा है, कह रहा है मैं ओपन हूं, मेरे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एतराज नहीं है मुझे अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन आ जाते हैं। इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी, इक्विटी के बदले में व्हाट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अच्छा, मेरे ध्यान में दो सोर्स ऑफ फाइनेंस आ रहे हैं। एक सोर्स ऑफ फाइनेंस तो डेफिनेटली वही जो आपके ध्यान में भी आ रहा है, वो कौन सा है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स। गैस कीजिए दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा आ रहा है जो इन कंडीशंस को पूरा कर रहा है। आईपीओ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, नो नो नो, आईपीओ में एक्सचेंज ऑफ इक्विटी होता है, अनलिस्टेड है। हाँ, आईपीओ लिस्टेड कंपनीज के लिए होती है, लिस्टेड कराना पड़ता है उसके लिए, इसलिए वो ज्यादा करंट इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं है। वो आपकी बात ठीक है, अगर बाद में लिस्टेड करवा दे, फिलहाल उसने क्वेश्चन में लिस्ट नहीं करवाया उसको। यस, क्या मुशारका सूटेबल ऑप्शन है इसमें, क्राइटेरिया पूरा कर दिया। देखे अनलिस्टेड बिजनेस बिल्कुल उसको अवेल कर सकता है, और कंट्रोल शेयर करना पड़ता है, कह रहा है मुझे इसमें कोई इतराज भी नहीं है, तो इसमें मुशारका भी सूटेबल ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अब हमें पता है अपने एक्सपीरियंस से कि इस्लामिक फाइनेंसिंग ऑप्शन हमने तब रिकमेंड करनी होती है जब क्लियरली क्वेश्चन में कहे कि मुझे शरिया कंप्लायंट आंसर बताइए, मुझे इस्लामिक फाइनेंसिंग की ऑप्शन बताइए। तो इसलिए यहाँ पे दोनों में से, क्योंकि उसका जो पर्सपेक्टिव है वो इस्लामिक फाइनेंसिंग का नहीं है केस का, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, प्राइवेट इक्विटी फंड्स। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई आर्गुमेंट आपकी तरफ से, कोई काउंटर आर्गुमेंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी, हमारी छोटी सी केस स्टडी है 7। ज़ोराटेक है लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, इसका मतलब है अब वो राइट इशू, बोनस इशू, इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। wants to raise capital without bringing in new owners or giving away voting rights। लिस्टेड कंपनी है, कैपिटल रेज करना, लिस्टेड को अंडरलाइन करें, कैपिटल को अंडरलाइन करें, और मेन कंडीशन उसने क्या लगाई है, विदाउट ब्रिंगिंग इन न्यू ओनर्स आर गिविंग अवे वोटिंग राइट्स। नया ओनर नहीं आना चाहिए, वोटिंग राइट्स भी नहीं शेयर करना। आपके साथ में एक ऑप्शन आ रही है, मेरे साथ में दो ऑप्शन आ रही है। राइट इशू करेक्ट ऑप्शन, प्रेफरेंस शेयर क्या वो सुटेबल है कि नहीं, क्राइटेरिया मीट करती है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर अभी बात हुई थी स्टार्ट में, उसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते, उसमें न्यू ओनर्स नहीं आते, ठीक है। लेकिन बहरहाल ज्यादा बेहतर राइट इशू ही है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर भी अगर आप लिखते हैं तो वो भी इस क्राइटेरिया को मीट कर रही है, करेक्ट ऑप्शन समझी जाएगी। और नीचे रिक्वायरमेंट में भी उसने क्लियर लिख दिया शेयर इशू, इसका मतलब है शेयर्स को ही बताना, ये तो हमें उसने हिंट दे दिया रिक्वायरमेंट में कि शेयर इशू से रिलेटेड ऑप्शन होगी। क्लियर, नेक्स्ट 8, ग्रीन रोड लिमिटेड वांट्स टू रेज फाइनेंस यूजिंग इट्स एग्जिस्टिंग रिसीव। ये चैलेंजिंग होगा, ये मेरा ख्याल है जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए ये होगा। वांट्स टू रेज फाइनेंस यूजिंग existing receivable without increasing balance sheet liabilities। कह रहे existing receivable को ही हमने यूटिलाइज करना है, कोई लोन वगैरह नहीं लेना। क्या existing, अच्छा existing receivable से एक तरीका तो यह है कि receivable की जाके मिन्नतें करें, भैया पैसे दे दो हमें, वो हमें पैसे दे दे तो हमारे लिए फाइनेंस अरेंज हो जाएगा। लेकिन रिसीवेबल जो है ना, वो कहते हैं सर हमारा 30 डेज 45 डेज 60 डेज का क्रेडिट पीरियड जब डिसाइड हो चुका है ना,
हम जल्दी पैसे नहीं देंगे। अब मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो कैश फ्लोज जो हमें फ्यूचर में मिलने हैं, जिनको हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते करंटली, जो हमें फ्यूचर में मिलने हैं, कोई क्या उनके अगेंस्ट में आज हम कैश रिसीव कर सकते हैं? कैश रिसीव कर सकते हैं। कैसे? एसेट सिक्योरिटाइजेशन का कंसेप्ट यही है कि वो जो आपके मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है, आप आज के दिन में कुछ ऐसी अरेंजमेंट करें कि उससे आपका कैश रिसीव हो जाए। अच्छा, अब इसमें दो कैटेगरीज थी एसेट सिक्योरिटाइजेशन में, एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन और कैश फ्लो फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन। ये गैस कर सकते हैं किसकी एग्जांपल है? वैसे तो एसेट सिक्योरिटाइजेशन ओके हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। स्पेसिफिक टाइप बताइए। फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन, क्योंकि इसमें एग्जिस्टिंग टेंजिबल एसेट नहीं है। मुझे कल हमने एग्जांपल क्लास में पढ़ी थी, उसमें कोई एसेट्स वगैरह जो होता था, हमारा प्लांट होता था, उसको हम ट्रांसफर करते थे कंपनी बी को और वो आगे हम अरेंज करके हमें प्रोवाइड करती थी। यहाँ पे लेकिन हम किसी करंट एग्जिस्टिंग टेंजिबल एसेट्स के जरिए से कैश जनरेट नहीं कर रहे। किसके जरिए से कर रहे हैं? फ्यूचर में जो हमें पैसे रिसीव होने उसके जरिए से। तो ये फ्यूचर फ्लो है। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपको पता है हमारे जो बुक में और आईकैप की बुक में भी उसने जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन में जो एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन है इसको ज्यादा डिस्कस किया, एग्जांपल भी दी है। जो फंड्स फ्लो सिक्योरिटाइजेशन है इसकी उसने एग्जांपल नहीं दी, लेकिन अब आपके पास एग्जांपल आ गई उसकी, रिसीवेबल। क्लियर? लेकिन याद रखिए इसमें रिसीवेबल से पैसे नहीं ले रहे हम, किसी और को ये कह रहे हैं कि ये भैया हमने रिसीवेबल से पैसे मिलेंगे, आप आज हमें पैसे दे दीजिए, कल को आप उनसे ले लीजिएगा, हमारा काम हो गया। हाँ, इन शॉर्ट रिसीवेबल बेस, इसको बोलते हैं गालबन डेट फैक्टरिंग। डेट फैक्टरिंग कभी टर्म सुनी है ये आपने? आई टू बी। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट 9, एन इन्वेस्टर वांट्स फिक्स्ड रिटर्न फॉर नाउ। फिक्स्ड रिटर्न नोट करें, अहम लफ्ज इसमें क्या भला? फिक्स्ड रिटर्न फॉर नाउ, but the option to convert into shares later if the company succeeds। हाँ, कन्वर्टेबल बॉन्ड, शाबाश, ठीक है। क्या उसमें दोनों कंडीशन पूरी? फिक्स रिटर्न भी मिलता रहेगा जब तक बॉन्ड है, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और एंड पे जाके ऑप्शन होगी, अगर वो देखेगा कंपनी सक्सेसफुल है कन्वर्ट करवा लेगा शेयर में, अगर देखेगा कंपनी फ्लॉप है वो कहेगा नहीं भाई रिडीम ही करवाओ तो बेहतर है, हमें नहीं शेयर चाहिए। इसके अलावा कौन सी ऑप्शन है जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है? वारंट्स फिक्स रिटर्न फॉर नाउ। हाँ, वारंट्स भी ठीक है, लेकिन दोनों में से ज्यादा बेहतर कन्वर्टेबल है। वारंट्स हम उस सूरत में कहते हैं अगर वो कहता है कि इसको अलग से सेल करना। वारंट्स में और कन्वर्टेबल बॉन्ड में फर्क पता है ना? कन्वर्टेबल बॉन्ड में दोनों चीजें यानी राइट टू इंटरेस्ट और राइट टू कन्वर्ट, ये दोनों इकट्ठी होती हैं। अगर आप सेल करेंगे या तो आप अपने पास रखेंगे तो दोनों ही आपके पास हैं, अगर सेल करेंगे तो दोनों ही सेल होंगे। लेकिन वारंट में आप अलग अलग कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक अपने पास रख सकते हैं राइट, और कोई भी दूसरे को दे सकते हैं। राइट टू कन्वर्ट अपने पास रख लें, राइट ऑफ इंटरेस्ट सेल कर दें, या राइट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास रख लें, राइट टू कन्वर्ट सेल कर दें। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्वेश्चन, सेफ इन्वेस्ट लिमिटेड वांट्स टू इन्वेस्ट इट्स सरप्लस कैश इन शॉर्ट टर्म। अहम क्या है? शॉर्ट टर्म, रिस्क फ्री। शॉर्ट टर्म भी हो, रिस्क फ्री भी हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? बदले में कोई पीस ऑफ पेपर मिलता है। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना लिखा होता तो मैं कहता कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लो बैंक से, शॉर्ट टर्म भी होगा और अमूमी तौर पे लेस रिस्की होता है। देखिए कंपनी जो टिपिकल कंपनी होती है उसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा है, बैंक्स में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट निस्बतन कम है, लेकिन है फिर भी निस्बतन कम। क्यों है? रेगुलेटर्स मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, जहां जरा सा उन्हें पता चले ना लिक्विडिटी पोजीशन है, प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी कम हो रही है, फौरी तौर पे बैंक को कहता है कैश अरेंज करो।
ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे प्रैक्टिकली जो कंपनीज के जो वाइंडिंग लिस्ट निकाले ना आप कि पिछले 50 सालों में पाकिस्तान में या दुनिया में कितनी कंपनीज वाइंड अप हुई या लिक्विडेट हुई, तो वो लिस्ट आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर आप बैंक्स की लिस्ट निकालना चाहेंगे ना कि पिछले 50 सालों में कौन कौन से बैंक्स वाइंड अप हुए हैं, बैंकरप्ट हुए हैं, लिक्विडेट हुए, तो बहुत कम एग्जांपल्स होंगे। और जो एग्जांपल लिक्विडेट हुई है उनमें भी चूंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से एतबार ना उठे, इसलिए अगर कभी कोई बैंक इस तरह प्रॉब्लम में हो भी ना तो गवर्नमेंट बेल आउट पैकेज दे देती है। बेल आउट पैकेज कभी सुना आपने? हैं? वो जो 2008 का क्रेडिट क्राइसिस आया था ना, तो वो यूएसए ने बेल आउट पैकेज दिया था बैंकिंग। क्यों? क्योंकि अगर बेल आउट पैकेज ना देते, एक दफा लोगों का बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो किसी वजह से उड़ जाए, उन्हें ना मिले, बैंकिंग सिस्टम से उनका एतबार उठ जाएगा, वो सारे पैसे घर में रखना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होता है बैंक्स को लिक्विडेट बैंकरप्ट ना होने दें, तो रिस्क उनमें भी कम है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि बिल्कुल रिस्क फ्री मुझे इन्वेस्टमेंट बताओ। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो दुनिया में एक ही होती है, वो टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, रिटर्न भी शॉर्ट टर्म भी है, रिटर्न भी मिलेगा और रिस्क फ्री भी होंगे। और ये मैंने खास तौर पे नेक्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ नेक्स्ट चैप्टर में टी बिल की टर्म यूज होगी, ट्रेजरी बिल। रिस्क फ्री एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमने रिस्क फ्री रेट कैलकुलेट करना होता है। क्या कैलकुलेट करना होता है? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। तो वहां पे उसने क्वेश्चन में बहुत सी इंफॉर्मेशन दी होती है, दरमियान में लिखा होता है गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो गैस करें रिस्क फ्री रेट क्या होता है फिर? 8%। क्लियर? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? ट्रेजरी बिल्स। किस वजह से? रिस्क फ्री की वजह से। शॉर्ट टर्म भी है, रिस्क फ्री भी है। डन जी। चले, ये हमारी छोटी छोटी कुछ केस स्टडीज थी, लेकिन उम्मीद है इन केस स्टडी के बाद जो आपकी स्किल शार्प हुई है, वो क्या स्किल शार्प हुई होगी कि अगर आपको कोई बिजनेस सिचुएशन दी जाए तो आप उसमें से फाइनेंशियल एडवाइजर बनते हुए मोस्ट सूटेबल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी को रिकमेंड कर सकेंगे आप? चलिए, एग्जाम में भी अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो लगभग केस स्टडी अगर इस चैप्टर में से पूछे तो इसी स्टाइल में पूछेगा। हाँ, ये कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को बढ़ा देगा, लेकिन जो एनालिसिस करने के पॉइंट्स होंगे वो यही होंगे। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन से आपको पता चलेगा कि आपको किस स्ट्रेटजी की तरफ लेके जा रहा है। नन जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वैसे टाइम तो अभी है कुछ थोड़ा सा, लेकिन चूंकि इससे पहले आज लास्ट क्लास है, स्टूडेंट्स की तादाद भी कम है, तो मेरा ख्याल है आज थोड़ा अय्याशी ना कर लें। 10-15 मिनट है हमारे पास, तो क्लास पहले ख़त्म कर दें। कोई इतराज़ तो नहीं आपको? क्योंकि इसमें नया चैप्टर ना मैं भी स्टार्ट करना नहीं चाहता। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जब ईद के बाद आप लोग वापस आएँ, क्लास पूरी, तो नया चैप्टर तक 10-15 मिनट को नहीं, अगली नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा बैठ जाएंगे 10 मिनट ऐसे। कोई इतराज़ तो नहीं होगा आपको? चलें, ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, वरना कोशिश करेंगे ये भी ना हो। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर फिर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैप्टर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। आपने इन छुट्टियों में चैप्टर 10 की याद रखिए, रिवीजन करनी है, क्योंकि मैंने बताया है 10 और 11 इंटर रिलेटेड हैं। 10 बेस है कंसेप्चुअल और 11 उन कंसेप्ट्स की कैलकुलेशन का नाम है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।